हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी पॉइंट AMMB। आज हम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एंड अदर जो भी सब्जेक्ट हैं आपके MSc या BSc के, उनसे रिलेटेड आपको डाटा मिलता रहे। अगर आपको कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इसको जो हमारा सेमी एम्पिरिकल फार्मूला है, टॉपिक पे आते हुए हम बात करते हैं अब हमारे सेमी एम्पिरिकल फार्मूले की, जिसे वित्ते-वेजेकर फार्मूला भी कहा जाता है। कई बार नाम से आ जाता है कि जिसमें साइंटिस्ट ने सर्च किया है उसके नाम से भी आ सकता है ये, तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों ही केस में आपको एक ही सेम टॉपिक डाल के आना है। इन 1935 व्हेन वेजेकर had obtained the atomic mass of nuclei using liquid drop model of न्यूक्लियस एज फॉलोज। ये जो 1935 में जो वेजेकर ने दिया था, ये जो हमारा सेमी एम्पिरिकल फार्मूला आता है, ये हमारे लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे बेस है। तो उसके लिए हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए वो अभी देख लेते हैं। इसके लिए हमारा क्या प्रोसीजर चलेगा। इफ़ MAZ इज़ द एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट AX, जिसका एटॉमिक नंबर Z हो और मास नंबर A हो, ऐसी न्यूक्लियाई लेनी है हमने। देन वी राइट कि अगर ये क्या है, हमारा मास किसका, आइसोटोप का है, इज इक्वल टू ZMH इंटू NMN माइनस EB, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर, MH इज द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, N is the number of neutron and Mn is the mass of a neutron and EB is the binding energy which can be expressed as sum of various term। EB को हम निकालेंगे तो हम बहुत से टर्म को पहले टर्म वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग टर्म वैल्यू निकालेंगे अलग अलग चीज़ के, उसके लिए कंसेप्ट के लिए। देन हम क्या करेंगे, उनको सबको सम अप करके हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। बाइंडिंग एनर्जी भी हमारा जो एडवांटेज है, ये हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल का है, जैसा कि हमने पढ़ा है हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल जब पढ़ा था हमने तब। तो आज हम बाइंडिंग एनर्जी ही निकालेंगे और जो आएगी उसी को क्या कहेंगे हम, मास, उसको सेमी एम्पिरिकल फार्मूले का नाम देंगे हम। तो पहले जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व हैं इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी में, वो देखेंगे। तो वेरियस एनर्जी टर्म दैट गिव्स EB आर की जो बहुत से टर्में हैं जो EB की कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करती हैं, या जिसके जो हमारे EB में कैलकुलेट होती हैं, तो वो देख लेते हैं हम। वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी को हम डेल्टा WV से डिनोट करते हैं। इन द न्यूक्लियस द न्यूक्लियॉन्स आर हेल्ड टुगेदर, कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं इज दैट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो क्या होते हैं, आपस में बंधे हुए होते हैं बाई शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि होता है हमारा शॉर्ट रेंज का होता है फोर्स, विच रिड्यूस द मास ऑफ न्यूक्लियस लोअर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाई एन अमाउंट डेल्टा WV विच इज प्रोपोर्शनल टू, कि जो हमारा जो फिर हमारा न्यूक्लियस का मास होता है इस अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। कि जो हमारा, अगर हम न्यूक्लियंस की मास करें, अगर एक कोई न्यूक्लियाई ले लेते हैं, उसके अंदर दो न्यूक्लियंस हैं, तो दो न्यूक्लियंस का मास अगर समअप करें और पूरी न्यूक्लियाई का जब मास देखा जाता है तो वो उसके कंपेयर में न्यूक्लियंस का मास का सम ज़्यादा होता है। किसके कारण होता है, वो शॉर्ट रेंज फोर्स के कारण होता है। ये प्रोपोर्शनल होता है, जो हमारी रेंज होते हैं, ये जो हमारी बात की हमने वॉल्यूम एनर्जी टर्म की बात की है, वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस की, कितने न्यूक्लियंस प्रेजेंट हैं। तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं डेल्टा WV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड वी टेक अल्फा एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड माइनस साइन बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस ड्यू टू द वॉल्यूम एनर्जी टर्म।
या हम बात करें जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके कारण क्या रिड्यूस हो रही है, तो नेगेटिव साइन आपका डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एटॉमिक मास के साथ क्या होगी ये ये क्या होगी, रिड्यूस होएगी। हमें पता है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, एटॉमिक मास तो देते हैं एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज दैट ए, सो ए के क्या होगी प्रोपोर्शनल थी ये। वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड इट इज़ अबाउट 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। अल्फा को क्या नाम देंगे हम, एक्सचेंज एनर्जी की, कितनी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है बिटवीन टू न्यूक्लियॉन। अब बात करते हैं हम सेकेंड टर्म की, दैट इज सरफेस बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू एस। वी कंसिडर द न्यूक्लियस एज ए स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर की हमारी जो क्या होती है न्यूक्लियस लेते हैं, जिसका हमने क्या किया, न्यूक्लियस का जो स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है उसका सरफेस एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है। आर की वैल्यू रख देंगे, आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3, तो रख दिया तो इधर क्या आ जाएगा 4 पाई आर नोट स्क्वायर ए की पावर 2/3। इन द न्यूक्लियस देर आर सम न्यूक्लियस, आपको पता है न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस होते ही हैं, नियर द सरफेस वाई सम आर नियरर टू द सेंटर। तो कुछ क्या होते हैं न्यूक्लियस नियर द सरफेस होते हैं और कुछ सेंटर के पास होते हैं हमारे न्यूक्लियस, क्योंकि वो मूव करते रहते हैं ना। द न्यूक्लियस ऑन द nuclear surface are attracted by smaller number of nucleons in comparison to the inner nucleons, कि अगर हमारा सरफेस पे है तो वो कम न्यूक्लियॉन से अट्रैक्ट होता है, बट जो सेंटर में होता है वो ज़्यादा न्यूक्लियॉन से अट्रैक्ट होता है। तो ये बात कही है हमने। हैज़ ए फोर्स सिमिलर टू द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एक्ट ऑन द न्यूक्लियॉन्स नियर द फ्री सरफेस, कि अगर कोई फ्री सरफेस के पास है, हमारा लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं, अगर सरफेस के पास कोई मॉलिक्यूल्स है या न्यूक्लियॉन्स है हमारे न्यूक्लियर सेल के पास, तो वो क्या होगा सरफेस टेंशन के इक्विवेलेंट क्या करेगा, एनालोगस फोर्स को क्या करेगा एक्सपीरियंस करेगा। देर आर नो फोर्स एक्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड, कि अब क्या होंगे उस पर आउटसाइड से कोई फोर्स नहीं लगेगा। देयर फॉर द न्यूक्लियस एज्यूम्स ए स्फेरिकल शेप, इसी के कारण इसकी क्या होती है स्फेरिकल शेप होती है, क्योंकि उस पर क्या होता है जो आउटसाइड का क्या होता है फोर्स नहीं लगता। हेंस बाइंडिंग एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर सरफेस एरिया, कि अब हमारी जो क्या होगी इससे क्या होगी जितना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा उतनी क्या हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी कम होएगी। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा माइनस साइन डेवलप होएगा। तो ये हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी किसकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जो हमारी टर्म आएगी बाइंडिंग एनर्जी टर्म सरफेस बाइंडिंग एनर्जी टर्म, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है हमारे न्यूक्लियर सरफेस एरिया के। तो डेल्टा ओमेगा से डिनोट करेंगे इसको हम बाइंडिंग एनर्जी सरफेस बाइंडिंग एनर्जी को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कि हमें पता एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, तो और 4 पाई तो कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर हमें पता है किसके है ए की पावर 2/3, क्योंकि आर की वैल्यू रखेंगे आर नोट ए की पावर 1/3, तो यहाँ से आया था हमारा ए की पावर 2/3। तो यहाँ से हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया दैट इज़ बीटा, एंड बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस ड्यू टू द सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, सो माइनस साइन डेवलप हेयर, सो वी गेट डेल्टा डब्ल्यू एस इज इक्वल टू माइनस बीटा की पावर 2/3, वेयर बीटा इज ए कॉन्स्टेंटिटी, इट हैज़ वैल्यू ऑफ अबाउट 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि इसकी बीटा ये क्या है कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है वो 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर बाई होती है। थर्ड टर्म है हमारे पास कुलाम बाइंडिंग एनर्जी, इसको हम डेल्टा डब्ल्यू सी से डिनोट करते हैं। द कुलाम रिपल्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन रिड्यूस द बाइंडिंग एनर्जी, के जो प्रोटॉन के बीच में कुलाम फोर्स होता है रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, वो बाइंडिंग एनर्जी को क्या कर देता है रिड्यूस कर देता है। देखो प्रोटॉन प्रोटॉन है तो क्या होगा रिपल्सिव होगा, फोर्स क्या होगा क्योंकि सेम नेचर में कैसा होता है रिपल्सिव, तो कुलाम फोर्स क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा बाइंडिंग एनर्जी को। द कुलाम फोर्स डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन, जो कुलाम फोर्स होता है उसमें सैचुरेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, कि बैलेंस नहीं होता, वो कम ज़्यादा हो सकता है एक दूसरे की तरफ। हैंस ईच प्रोटॉन इंटरेक्ट विद ऑल रिमेनिंग प्रोटॉन्स, कि अब क्या करें इंटरेक्शन करेगा, एक प्रोटॉन है वो रिमेनिंग का इंटरेक्शन फील करेगा। Thus the Coulomb energy should be proportional to the Z into Z minus 1 and inversely proportional to R into A की पावर 1/3। तो देखो एक एटॉमिक नंबर क्या है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से क्या करेगा अब इंटरेक्शन
फेयर करेगा तो कितना हो जाएगा, जेड जेड इंटू जेड माइनस 1 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और आर इंटू ए की पावर 1/3 के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा। तो ऐसे हम कूलम्ब एनर्जी टर्म लिखेंगे तो कैसे आएगी, डेल्टा डब्ल्यू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इंटू जेड माइनस 1 बाई आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्केयर। आर की हमने वैल्यू रख दी, क्योंकि आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/3। आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/3, बिकॉज आर की जगह क्या रख सकते हैं, आर नोट ए की पावर 1/3, आर नोट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो सो वी यूज ओनली ए की पावर 1/3। हेयर वी इंट्रोड्यूस ए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट गामा, गामा और नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस, क्योंकि कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस द बाइंडिंग एनर्जी। So gamma is a proportionality constant and its value is 3/5 e square upon 4 pi epsilon naught r naught a की power 1/3 and its value about 0.58 mega electron volt. Fourth term is our asymmetric energy. Asymmetric energy denoted by delta WAS. AS stand for asymmetric. The nuclei with equal number of neutrons, कि हमारी न्यूक्लियाई में क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो एंड प्रोटॉन हो, हैविंग द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, कि उसकी क्या होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियाई दैट हैविंग नंबर ऑफ न्यूक्लियन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर नॉट इक्वल, भी इसके अंदर इक्वल ना हो, कोई भी ज़्यादा हो कम हो, उसमें क्या होगी, स्टेबिलिटी उसकी हाई नहीं होगी। सो ऑल्सो हैविंग बाइंडिंग एनर्जी, हाई बाइंडिंग एनर्जी, जिस न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। बट इफ़ n नॉट इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू a/2 देन न्यूक्लियाई इज लेस स्टेबल एंड हैंस हैविंग लो बाइंडिंग एनर्जी, जिसके अंदर ये अनइक्वल हैं तो उसमें क्या होगी, लेस बाइंडिंग एनर्जी होगी। दस एन एसिमेट्री एनर्जी टर्म इज गिवन ए, तो एसिमेट्री एनर्जी टर्म कैसे दी जाएगी वो देखते हैं हम। एसिमेट्री एनर्जी टर्म है इज दैट डेल्टा WAS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n माइनस जेड की होल स्क्वायर बाई a. N is the number of neutron, Z is the atomic number, A is the mass number. So we can say write that delta WAS is equal to minus xi a minus 2z की whole square by a, where xi is the proportionality constant and its value about 19.3 mega electron volt. अभी तक हमने कितनी कर ली है, 4 एनर्जी टर्म कर ली है। अभी हम करेंगे 2 और करेंगे, देन हम उनका समअप करके हम क्या निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी रखने के बाद हमारा आ जाएगा सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। अब हम 5th टर्म देख लेते हैं, पेयरिंग एनर्जी। व्हेन P एंड N हैव द स्पिन 1/2 दे ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पिन 1/2 है तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करेगा। इज दैट वी नो दैट द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव द सेम क्वांटम स्टेट, कि 2 इलेक्ट्रॉन के पास सेम क्वांटम स्टेट नहीं हो सकती। इसका मतलब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, फर्मियोन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एसिमेट्रिक होना चाहिए, और वो पार्टिकल कैसा होना चाहिए, फर्मियोन होना चाहिए। एसिमेट्रिकल तभी होगा जब क्या होगी, स्पिन क्या होगी, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगी। Therefore, the interaction between 2 different nucleons will be different between 2 identical. Is that हम बात कर सकते हैं, क्या कह रहा है कि इंट्रैक्शन होगी अगर हम 2 की डिफरेंट न्यूक्लियाई की बात करेंगे, भाई अलग अलग नेचर की हैं, तो उनमें इंट्रैक्शन अलग टाइप से होगी, और सेम टाइप की न्यूक्लियाई होगी उनमें अलग टाइप से क्या होगी, हमारी इंट्रैक्शन होगी। किसको फॉलो करते हुए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। The nuclei having even number of N and P are more stable than those nuclei having odd number of P and N, कि जो हमारी न्यूक्लियाई जिसके अंदर इवन नंबर तो प्रोटॉन हो और इवन नंबर की हमारे क्या न्यूट्रॉन हो, वो मोर स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू दैट हैविंग odd number of proton and odd number of neutron. This effect is called pairing effect. इसको क्या कहते हैं, पेयरिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। Due to it the masses of even nuclei are higher than odd nuclei. इसी के कारण even nuclei का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। The pairing effect is denoted by delta S for even nuclei and 0 for even odd या odd even nuclei and minus delta odd nuclei, कि हमारे जो pairing effect है प्लस डेल्टा होगा इवन न्यूक्लियाई के लिए
एंड माइनस डेल्टा होगा ओड न्यूक्लियाई के लिए, और 0 होगा इवन ओड का कम्बिनेशन हो या ओड इवन का कम्बिनेशन हो तब। कंपैरिजन विद नॉन मासेज यील्ड द वैल्यू ऑफ पेयरिंग एनर्जी एच, कि अगर हम नॉन मासेज से कंपेयर करें तो हमारी जो पेयरिंग एनर्जी टर्म है वो कैसे लिखी जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा ए की पावर -3/4। जब ए और जेड क्या हो, दोनों ही इवन होंगे तो हम पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ये लेंगे। बट जब हमारा ए क्या हो, मास नंबर क्या हो, इवन हो, बट जेड क्या हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, ये भी इवन हो, और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, ओड हो, तो हम डेल्टा डब्ल्यू पी लेंगे माइनस डेल्टा ए की पावर -3/4। और जब ए ओड हो, जेड इवन हो, एन ओड हो, या ए ओड हो, जेड ओड हो और एन इवन हो, तो इस केस में हम लेंगे पेयरिंग एनर्जी 0। चेंज इन पेयरिंग एनर्जी इज दैट 0। अब हमारी 6th टर्म आती है जो कि हमारी वो ये भी काउंटर पार्ट करती है हमारी किसके लिए, बाइंडिंग एनर्जी के लिए। तो हम इसको भी देख लेते हैं। मैजिसिटी, मैजिसिटी इज़ द जो मैजिक नंबर की बात करते हैं ना हम, 2, 8, 20, 28 इस टाइप से, तो मैजिक नंबर होगा तब ये टर्म आती है, नहीं तो नहीं आती। द न्यूक्लियाई विद एन ओ जेड, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर इक्वल टू द मैजिक नंबर। जब मैजिक नंबर के इक्विवेलेंट हो जाते हैं इज दैट या तो 2 हो, 8 हो, 20 हो, 28 हो, 50 हो, 82 या 126 हो, देन क्या होता है, हैव द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। तो हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। मैजिसिटी एनर्जी टर्म इज रिटन एज, मैजिसिटी एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा डब्ल्यू एम इज इक्वल टू नीटा डॉट ए, ए इज द एटॉमिक नंबर एंड नीटा इज द कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ मैजिसिटी। देयरफॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, अब हमने 6 टर्म की बात की है, इनको सबको लगा के हम, वैसे तो सम होना चाहिए पर जिसमें माइनस साइन आया है, जो हमारा डिक्रीज कर रही है बाइंडिंग एनर्जी को, वहाँ माइनस ही रहेगा, और उनको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू निकाले, चेंज निकाले कंप्लीट, डब्ल्यू में तो डेल्टा डब्ल्यू वी माइनस डेल्टा डब्ल्यू एस माइनस डेल्टा डब्ल्यू सी माइनस डेल्टा डब्ल्यू एस माइनस डेल्टा डब्ल्यू पी। तो इधर की हमने वैल्यू रख दी, जो माइनस था वो माइनस के साइन आएगा। इज दैट अल्फा माइनस बीटा ए की पावर 2/3 माइनस गामा जेड स्क्र बाई ए की पावर 1/3 माइनस एक्जाई ए माइनस 2 जेड के होल स्क्र बाई ए प्लस माइनस डेल्टा। ये प्लस माइनस है हमारा, अगर इवन है तो प्लस आएगा, माइनस है तो ओड के लिए। पुट वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 2 की जो हमारी आई है बाइंडिंग एनर्जी आई है, इसको क्या लिख सकते हैं, ई बी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी ना हमारी, ये वाली इक्वेशन लेके चले थे हम, इधर हम ई बी की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि एम जेड ए था, जेड एम एस था, माइनस एन एम एन था, माइनस डेल्टा डब्ल्यू या ई बी भी बोल सकते हैं इसको। रख दिया किस कहाँ से, जो अब तक हमने इक्वेशन ली थी जहाँ हमारी बाइंडिंग एनर्जी या ई बी की वैल्यू आई थी, हमने जो हमारी ये इक्वेशन ली थी इक्वेशन 1 स्टार्टिंग में हमने, तो वहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जेड ए इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन इंटू में, भाई ये इंटू में रख लेना, माइनस अल्फा ए प्लस बीटा ए की पावर 2/3 प्लस गामा जेड स्क्वायर ए माइनस 1/3, क्योंकि देखो जो माइनस का साइन था ना इधर, जो प्लस की टर्म थी वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की वजह प्लस की हो जाएगी, प्लस एक्जाई ए माइनस 2 जेड की होल स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस डेल्टा। ये फॉर्मूला बन गया। इधर एम जेड ए की वैल्यू, एम जेड ए इज द मास ऑफ आइसोटोप। देन इक्वेशन 3 इज कॉल्ड वॉन वेजेकर सेमी एम्पिरिकल न्यूक्लियर मास फॉर्मूला। इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया, बाइंडिंग एनर्जी ऑब्टेन कर ली है। ये दोनों ही, बाइंडिंग एनर्जी ले लो चाहे मास एम्पिरिकल फॉर्मूला, दोनों ही एडवांटेज है हमारे लिक्विड ड्रॉप मॉडल की। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको कंटेंट समझ आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी टर्म के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डाल देना अपना डाउट, और आपको अच्छी लगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में अच्छा मैसेज डाल सकते हैं, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आपकी कमेंट से। सो थैंक यू।